हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको आवेश और स्थिर विद्युत से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन करवाएंगे जो कि आपकी प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे। वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखना तथा लास्ट में आपको बताना है कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। बिना देरी के हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था। स्थिर विद्युत चार्ज वाले क्षेत्र में क्या होता है, आपको बताना है। स्थिर विद्युत चार्ज वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। स्थिर विद्युत चार्ज वाले क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र होता है। अगले क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, धनात्मक विद्युत से आवेशित होने वाले आयनों को क्या कहते हैं। जो धनात्मक विद्युत से आवेशित आयन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसे हम धनायन कहते हैं। और जो ऋणात्मक विद्युत से आवेशित होते हैं उस आयन को हम ऋणायन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाथ से हाथ में प्रवाहित होने वाला करंट क्या कहलाता है। आपको बताना है हाथ से हाथ में प्रवाहित होने वाला करंट क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसे हम स्पर्श विभव कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, किसी अनावश्यक पिंड को निम्नलिखित में से किस माध्यम से आवेशित नहीं किया जा सकता। आपको बताना है किस अनावश्यक पिंड को निम्नलिखित में से किस माध्यम से आवेशित नहीं किया जा सकता, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अपने एक्स पर गुणन करके जिसे हम किसी माध्यम से आवेशित नहीं किया जा सकता। सहवन, चालन, प्रेरण और घर्षण जो कि किसी माध्यम से आवेशित किए जाते हैं। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। धातु चालक में विद्युत धारा का प्रवाह निम्नलिखित में के प्रवाह के कारण होता है। आपको बताना है धातु चालक में विद्युत धारा का प्रवाह होता है वह निम्न में से किसके कारण होता है, तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के कारण किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिजली की गति है, आपको बताना है बिजली की गति कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 2.8 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। आपको ध्यान रखना है बिजली की गति 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड जो कि 3 के लगभग है। तो इसका राइट आंसर करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, 2.8 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड इसकी स्पीड होगी। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, कंडक्टर में करंट क्या तय करता है। आपको बताना है कंडक्टर में जो करंट होता है वह क्या तय करता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण करंट उत्पन्न होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मशीनरी में स्टैटिक बिजली को हटाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है। आपको बताना है मशीनरी में जो स्टैटिक बिजली को हटाने का सर्वोत्तम तरीका क्या होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है फ्रेमवर्क को ग्राउंड करना। फ्रेमवर्क को ग्राउंड करके हम स्टैटिक बिजली को हटा सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, एक सेकंड में प्रवाहित 1 एम्पीयर धारा को क्या कहा जाता है। आपको बताना है 1 सेकंड के लिए प्रवाहित एम्पीयर धारा को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन है, इसे हम कूलाम कहते हैं। 1 सेकंड में ले प्रवाहित 1 एम्पीयर धारा को कूलाम कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, क्यू विद्युत की मात्रा जानने का सूत्र क्या होता है। आपको बताना है क्यू विद्युत की मात्रा जानने का सूत्र क्या होता है, तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन सी, क्यू बराबर होता है आई टी, यानी कि आपको ध्यान रखना है क्यू बराबर होता है आई टी, जिसमें आई धारा है और टी समय है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्यू बराबर धारा इंटू समय होता है। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, 1 मिनट में 10 एम्पीयर का करंट प्रवाहित करने वाले एक सर्किट में होकर कितने कूलाम का चार्ज प्रवाहित होता है। आपको बताना है 1 मिनट में 10 एम्पीयर का करंट प्रवाहित करने वाले एक सर्किट से होकर कितने कूलाम का चार्ज प्रवाहित होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, 600 कूलाम, क्योंकि क्यू बराबर होता है, आपको ध्यान रखना है आई टी, आई का मान दे रखा है 10 एम्पीयर, और टी जो कि सेकंड में होता है, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, तो 60 को 10 से गुना करेंगे तो 600, तो 600 कूलाम इसका राइट आंसर का ऑप्शन है ई इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद्युत आवेश की एसआई मात्रक क्या होता है। आपको बताना है विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विद्युत आवेश की एसआई इकाई होती है कूलाम होती है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। धारा का मात्रक होता है एम्पियर, और विभव का मात्रक होता है वोल्ट, और पावर का मात्रक होता है वाट। आपको ध्यान रखना है पावर का मात्रक वाट, विभव का मात्रक वोल्ट होता है, और विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम, और धारा का मात्रक एम्पियर होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, आवेश की वह सबसे छोटी मात्रा जिसका अस्तित्व है वह द्वारा प्रवाहित होती है। आपको बताना आवेश की वह सबसे छोटी मात्रा जिसका अस्तित्व होता है वह किसके द्वारा वाहित होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन, वह इलेक्ट्रॉन के द्वारा वाहित होती है। अगला क्वेश्चन हमारा, 1 एम्पीयर घंटा में किसके बराबर होता है। आपको बताना है 1 एम्पीयर घंटा किसके बराबर होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 3600 कूलाम। ये 1 एम्पीयर आवर जो कि घंटा जो कि 3600 कूलाम के बराबर होता है, क्योंकि 1 एम्पीयर का मान 1 होगा और 1 घंटे में होता है
60 मिनट, और 60 मिनट में 60 सेकंड होती है, तो 60 को 60 से गुणा करेंगे तो 3600 कूलाम आ जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा 660 जूल कार्य करने के लिए 110 वोल्ट के विभवांतर वाले बैटरी द्वारा कितना चार्ज दिया जाना चाहिए। आपको बताना है 660 जूल कार्य करने के लिए 110 वोल्ट के विभवांतर वाले बैटरी द्वारा कितना चार्ज दिया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 6 कूलाम का चार्ज दिया जाना चाहिए, क्योंकि Q बराबर होता है W अपॉन V। तो W का मान दे रखा है 660 और V का मान दे रखा है 110। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 कूलाम। 6 कूलाम इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा प्रेरण द्वारा आवेशन में आवेशित निकाय क्या होगा। आपको बताना है प्रेरण द्वारा आवेशन में आवेशित निकाय क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी का कोई आवेश नहीं खोता है। प्रेरण द्वारा आवेशन में आवेशित निकाय का कोई भी आवेश नहीं खोता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा स्थैतिक बिजली का उत्पादन किस कारण से होता है। आपको बताना है स्थैतिक बिजली का उत्पादन किस कारण से होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, घर्षण। स्थैतिक बिजली होती है वह घर्षण के द्वारा उत्पन्न होती है। आपको ध्यान रखना है स्थैतिक बिजली जो कि घर्षण के द्वारा उत्पन्न होती है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। कांच की छड़ को जब सिल्क के कपड़े से रगड़ा जाता है तो किस किस्म की विद्युत पैदा होती है। आपको बताना है कांच की छड़ को जब सिल्क के कपड़े से रगड़ा जाता है तो किस किस्म की विद्युत उत्पन्न होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्थैतिक विद्युत। इसके द्वारा स्थैतिक विद्युत उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, अगर एक कांच की छड़ और रेशम के कपड़े के टुकड़े को एक साथ रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ को रेशम के कपड़े में हस्तांतरित करती है। आपको बताना है अगर एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के टुकड़े के साथ रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ रेशम के कपड़े में क्या स्थानांतरित करेगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन। वह इलेक्ट्रॉन को इसके में स्थानांतरित करती है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है वोल्टा वी में आवेशित एक खोखले गोलक के अंदर विभवांतर है। आपको बताना है वोल्टा वी में आवेशित एक खोखले गोलक के अंतर्गत विभवांतर कितना होता है। तो आपको बताना है ये विभवांतर है तो इसका मान कितना होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 0। इसका मान विभवांतर का मान 0 होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है अगर +2Q और -5Q चार्ज वाले दो चार्ज दिए गए हैं तो पिंडों को संपर्क में लाने पर कुल चार्ज क्या होगा। तो आपको ध्यान रखना है Q बराबर होता है Q1 + Q2 + Q3 के डेड डेस में चलता रहता है। तो +2Q और -5Q इसको ऐड करेंगे तो -3Q इसका राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, -3Q। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, 1 कूलाम के बराबर होता है। आपको बताना है 1 कूलाम किसके बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। 1 कूलाम में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, यदि एक कॉपर वायर में 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो 1 सेकंड में वायर में अनुप्रस्थ काट क्षेत्र में कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे। आपको बताना है एक कॉपर वायर से 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो 1 सेकंड में वायर में अनुप्रस्थ काट क्षेत्र में कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे। तो आपको ध्यान रखना, आपको पता है 1 सेकंड में 1 एम्पीयर में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, 6.24 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। तो इसको हम 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होते हैं 5 से गुणा करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 31.2 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन जो कि 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होने पर 1 सेकंड में प्रवाहित होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा, यदि दो समान आवेशों की दूरी दोगुनी हो जाए तो दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल गुना हो जाता है। आपको बताना है यदि दो आवेशों के मध्य की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो ये बराबर होता है Q1 × Q2 अपॉन R², यानी कि इसकी दूरी को 2 गुना कर देते हैं तो R का स्क्वायर यानी कि 4 गुना हो जाएगी, लेकिन ये बटे में यानी व्युत्क्रमानुपाती होती है तो घट जाएगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 4 गुना हो जाएगी लेकिन यह घट जाएगी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। विद्युत आवेशों के बीच बल हेतु कूलाम का नियम में सर्वाधिक समान होता है। आपको बताना है विद्युत आवेशों के बीच बल हेतु कूलाम का नियम में सर्वाधिक समान होता है तो ये किसके सर्वाधिक समान होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, न्यूटन के गुरुत्व के नियम के समान होता है, क्योंकि F बराबर होता है Q1 × Q2 अपॉन R² होता है और F बराबर होता है M1 × M2 अपॉन D² होता है, जो कि इसके लगभग समान होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, न्यूटन के गुरुत्व के नियम के समान होता है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। एक बिंदु आवेश के विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E की गणना का उपयोग करके की जा सकती है। आपको बताना है एक बिंदु आवेश के विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E की गणना किसका उपयोग करके की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कूलाम का नियम। इसे कूलाम के नियम के अनुसार ज्ञात की जा सकती है।
अगला क्वेश्चन है, जब कोई विद्युत आवेश बल का अनुभव करता है तो एक होता है। आपको बताना है, जब कोई विद्युत आवेश बल का अनुभव करता है तो क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। यदि वह विद्युत आवेश बल का अनुभव करता है तो इसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कूलाम बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल समान का पालन करते हैं। आपको बताना है, कूलाम बल और गुरुत्वाकर्षण बल किसके समान पालना करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, व्युत्क्रम वक्र का नियम के अनुसार यह पालना करते हैं। क्योंकि आपको पता है कूलाम का नियम जो कि होता है F बराबर होता है के Q1 अपॉन Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है, यानी कि प्रोपोर्शनल में R स्क्वायर होता है और बल में प्रोपोर्शनल में D स्क्वायर होता है। तो ये व्युत्क्रम वक्र के नियम के समान होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, आवेशों के मध्य आकर्षण या अपकर्षण या प्रतिकर्षण का बल किस पर निर्भर करता है। आपको बताना है, आवेशों के मध्य आकर्षण या अपकर्षण या प्रतिकर्षण का बल किस पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, ए व बी दोनों, आवेशों के गुणन व आवेशों के मध्य की दूरी। आवेशों के गुणनफल होता है और आवेशों के मध्य की दूरी पर दोनों पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, ए व बी। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, वायु में और द्विविद्युत नियतांक के माध्यम में दो छोटे बिंदु आवेशों के बीच के बल का अनुपात क्या होता है। आपको बताना, वायु में और द्विविद्युत नियतांक के माध्यम में दो छोटे बिंदु आवेशों के मध्य बल का अनुपात क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, के अनुपात 1 में होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि दो आवेशित कणों के बीच की दूरी घटाकर मूल दूरी से आधी कर दी जाए तो उनके बीच के बल क्या होगा। आपको बताना है, यदि दो आवेशित कणों के बीच की दूरी घटाकर मूल दूरी से आधी कर दी जाती है तो उनके बीच के बल का क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वह 4 गुना हो जाएगा। क्योंकि दूरी को आधी कर रहे हैं तो प्रोपोर्शनल में स्क्वायर होगा, लेकिन वो ऊपर चला जाएगा तो 4 गुना हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित बलों में से कौन सा बल सबसे कमजोर है। आपको बताना है, निम्नलिखित बलों में से वह कौन सा बल है जो सबसे कमजोर होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर होता है। इसी कारण से हम प्रत्येक वस्तु को हम अपन उठा सकते हैं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल कमजोर होता है, इसलिए हम यह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, निम्न में से किसके लिए गॉस का नियम लागू होता है। आपको बताना है, निम्नलिखित में से गॉस का नियम किसके लिए लागू होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, इन सभी, केवल पॉइंट चार्ज के लिए, अनंत लाइन के लिए, चार्ज के अनंत शीट के लिए और समान रूप से गोलाकार शेल्स के लिए, इन सभी के लिए गॉस का नियम लागू होता है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण विद्युत क्षेत्र के द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है। आपको बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण जो कि विद्युत क्षेत्र के द्वारा स्थापित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अल्फा कण। अल्फा कण जो कि प्रतिस्थापित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, एक डाइलेक्ट्रिक माध्यम में विद्युत प्रवाह घनत्व डी और अनुरूप विद्युत क्षेत्र की सामर्थ्य ई के बीच के अनुपात को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसे हम निरपेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, एक वस्तु की प्रति इकाई लंबाई का कुल आवेश होता है। आपको बताना है, एक वस्तु की प्रति इकाई लंबाई का कुल आवेश क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रैखिक आवेशित घनत्व। आपको ध्यान रखना है, एक वस्तु की प्रति इकाई लंबाई दे रखा है, पर कुल आवेश होता है जो कि रैखिक आवेश घनत्व होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आवेश की विद्युत क्षेत्र की प्रबलता क्या होती है। आपको बताना है, आवेश की विद्युत क्षेत्र की जो प्रबलता होती है वह क्या होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दूरी के वर्ग के साथ में घटती है। आवेश की विद्युत क्षेत्र की प्रबलता जो कि दूरी के वर्ग के साथ में घटती जाती है। अगला क्वेश्चन है, एक समविभव पृष्ठ पर सभी बिंदु पर होते हैं। आपको बताना है, एक समविभव पृष्ठ होता है, उसके सभी बिंदुओं पर क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, समान विभव। एक समविभव पृष्ठ होता है, उसके सभी बिंदुओं पर समान विभव होता है और विभवांतर का मान होता है शून्य विभव। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं, तत्व के सबसे छोटे कण को क्या कहा जाता है। आपको बताना है, जो तत्व होता है उसके सबसे छोटे कण को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसे हम परमाणु कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किसी परमाणु के केंद्रक में क्या होता है। आपको बताना है, किसी परमाणु के केंद्रक में क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। केंद्रक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का सबसे हल्का कण है। आपको बताना है, निम्नलिखित में से कौन है जो कि इस परमाणु का सबसे हल्का कण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो कि परमाणु का सबसे हल्का कण होता है, इसलिए वो चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, एटॉमिक संरचना के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें धनात्मक आवेश होता है। आपको बताना है, एटॉमिक संरचना के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें धनात्मक आवेश
होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोटॉन। प्रोटॉन पर धनावेश होता है तथा इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु का द्रव्यमान माना जाता है, आपको बताना है किसी परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यूट्रॉन एम प्रोटॉन का भार, जो कि किसी परमाणु का द्रव्यमान भार माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, न्यूट्रॉन पर आवेश होता है, आपको बताना है न्यूट्रॉन होता है उस पर क्या आवेश होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शून्य। न्यूट्रॉन पर शून्य आवेश होता है, यानी कि वह उदासीन या शून्य आवेश होता है। प्रोटॉन पर धनावेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है और न्यूट्रॉन पर शून्य आवेश होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, प्रोटॉन को अन्य प्रोटॉन के निकट लाने पर क्या होता है, आपको बताना है प्रोटॉन को अन्य प्रोटॉन के निकट लाया जाता है तो क्या होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। आपको ध्यान रखना है प्रोटॉन व अन्य प्रोटॉन को निकट लाया जाता है तो स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, और जबकि प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन के पास में लाते हैं तो क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा में कमी होती है। आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन के पास में लाते हैं तो स्थितिज ऊर्जा में कमी होती है, और प्रोटॉन को अन्य प्रोटॉन के निकट लाया जाता है तो स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन है, वैद्युतिक उदासीन परमाणु में इनमें से कौन सा सत्य कथन है। आपको बताना है वैद्युतिक उदासीन परमाणु के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इनमें प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। आपको ध्यान रखना है प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, द्रव में उत्पन्न स्थितिक आवेश रहता है। आपको बताना है द्रव में उत्पन्न स्थितिक आवेश कैसे रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्रव के ऊपरी पृष्ठ पर होता है। द्रव में उत्पन्न स्थितिक आवेश जो कि द्रव के ऊपरी पृष्ठ पर होता है। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, निम्न में से इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। आपको बताना है निम्न में से किसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ऋणात्मक चार्ज बॉडी पर। ऋणात्मक चार्ज बॉडी पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है और धनात्मक चार्ज बॉडी पर प्रोटॉन की अधिकता होती है। तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। आपको बताना है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जो कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, निम्न में से कौन सा विकल्प परमाणु का केंद्रीय भाग है। आपको बताना निम्न में से कौन सा विकल्प जो कि परमाणु का केंद्रीय भाग होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नाभिक। नाभिक जो कि परमाणु का केंद्रीय भाग होता है। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, इलेक्ट्रॉन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आपको बताना है इलेक्ट्रॉन के बारे में जो कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो कि न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, यह कथन गलत होता है। यह सभी परमाणु का एक मूल घटक होता है, यह सभी नकारात्मक चार्ज होता है एवं खेत और किरणों का एक घटक है। ये तीनों इलेक्ट्रॉन के बारे में सही कथन है। और ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो कि न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, यह गलत होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, यदि परमाणु में समान विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रॉन के लिए समान बंधुता है तो निम्नलिखित में से किस प्रकार के आबंध की सबसे अधिक संभावना है। आपको बताना है यदि परमाणु के समान विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रॉन के लिए समान बंधुता है तो निम्नलिखित में से किस प्रकार के आबंध की सबसे अधिक संभावना होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सहसंयोजी आबंध, कोवैलेंट बॉन्ड की सबसे अधिक संभावना होती है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, आधुनिक इलेक्ट्रॉन के सिद्धांत के अनुसार एक परमाणु प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बना होता है। तीन तत्वों में से कौन निरावेशित माना जाता है। इनमें से कौन कोई आवेशित नहीं होता है। आपको बताना है निम्न में से वो कौन सा है जिसका कोई आवेशित नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या होती है। आपको बताना है परमाणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या कैसी होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बराबर। परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, किसी भी परमाणु के सेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। आपको बताना है किसी भी परमाणु के सेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 2। के सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है और एल में 8 होती है, एम में होती है 18 और एन में होती है 32। तो इसका राइट आंसर होगा 2। के सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, एक परमाणु की प्रत्येक कक्षा में अनुमत इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी है जहाँ एन क्रमांकित संख्या कक्षा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2n²। 2n² के द्वारा हम अनुमानित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या ज्ञात करते हैं, जिसमें n कोषों की संख्या होती है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं।
आधुनिक आवर्त सारणी में 37 पंक्तियों को कहा जाता है। आपको बताना है आधुनिक आवर्त सारणी में 37 पंक्तियाँ होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं आवर्त। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 37 पंक्तियों को आवर्त कहते हैं और ऊर्ध्वाधर पंक्तियों को हम कॉलम कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। एल्यूमिनियम परमाणु में कितने संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 3, क्योंकि एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 13। पहले में 2 होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं और लास्ट में 3 होते हैं। तो इसके संयोजकता कितनी होती है? 3 होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। यूरेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? आपको बताना यूरेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 92। यूरेनियम का परमाणु क्रमांक 92 होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। दो धनात्मक आवेशों को परस्पर निकट रखा जाता है तो एक दूसरे को क्या करेंगे? तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। आपको ध्यान रखना है, यदि दो धनात्मक आवेशों को परस्पर निकट में लाएंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और यदि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक होगा तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। ऊंची इमारतों में नुकीले चालक लगाए जाते हैं क्योंकि वह, आपको बताना है ऊंची इमारतों में नुकीले चालक क्यों लगाए जाते हैं? आवेशित मेघों को प्रतिकर्षित करने के लिए, मेघ द्वारा प्रेषित आवेश को हटाने के लिए, मेघ से आवेश को हटाकर पृथ्वी में स्थानांतरित करने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मेघ से आवेश को हटाकर पृथ्वी में स्थानांतरित करने के लिए इनको लगाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, निम्न में से कौन सा बल कि विद्युत रेखाओं का एक गुण नहीं है? आपको बताना निम्न में से वह कौन सा बल है जो विद्युत रेखाओं का एक गुण नहीं है? ऑप्शन है धनावेश से प्रारंभ होते हैं, ऑप्शन बी ऋणावेश पर समाप्त होते हैं, ऑप्शन सी बल रेखाओं को समांतर होते हैं, ऑप्शन डी बल रेखाओं एक दूसरे को प्रतिच्छेदन करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदन। तो आपको ध्यान रखना है, विद्युत रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसी के साथ आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और ऐसे ही क्वेश्चन आप देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।